1973 में अमेरिका में एक स्ट्रेंज चीज हुई। गैस स्टेशंस में फ्यूल खत्म हो गया, गाड़ियां घंटों लाइनों में खड़ी रहीं। कभी ये लाइनें किलोमीटर्स लंबी थी। कुछ गवर्नमेंट्स ने इस तरह का रैशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिधर ड्राइवर सिर्फ उसी दिन फ्यूल खरीद सकते थे जो उनके लाइसेंस प्लेट का आखिरी नंबर था। स्कूल्स जल्दी बंद होना शुरू हो गए, फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन स्लो डाउन, एंड जैसे जैसे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी, इवन द इकोनॉमी स्लो डाउन। ये इंसिडेंट शॉकिंग इसलिए क्योंकि ये इस वजह से नहीं हुआ कि दुनिया में तेल खत्म हो गया। इट वाज बिकॉज कुछ मुल्क थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर डिसाइडेड कि हम इनको तेल बेचना छोड़ देंगे। अक्टूबर 1973 में कुछ अरब मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने एक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था उस मुल्क के अगेंस्ट जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। एक दिन में ही ग्लोबल ऑयल सप्लाईज इतने कम हो गए थे कि कीमतें महीनों में ही 4 गुना हो गई थी। वो मुल्क जो इंडस्ट्रियल लीडर्स थे, सिर्फ तेल के रुकने से उनकी इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई। दुनिया में पहली बार ऑर्डिनरी सिटीजंस ऑफ दीज डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस के क्या होगा अगर उनका फ्यूल रुक जाए। सिर्फ तेल के फ्लो को डिस्टर्ब करने से पूरी इकोनॉमीज खत्म हो सकती हैं। एंड ये नेशंस की इंटरडिपेंडेंसी खुद से नहीं बनी थी। बहुत साल पहले 1947 में एक मीटिंग हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद ऑफ सऊदी अरब मिले थे इन सुएज कैनाल। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि यूएसए सऊदी अरब को प्रोटेक्शन देगी एंड इन रिटर्न सऊदी अरब ने रिलायबल सप्लाई ऑफ ऑयल प्रॉमिस किया था वेस्टर्न मार्केट्स को। ये मीटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि इस एक मीटिंग से अगले 80 साल के ग्लोबल एनर्जी सिस्टम्स डिक्टेट हुए थे। फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी गेम एनर्जी की है, राइट? किधर से आपको एनर्जी मिलेगी एंड आप उसको किधर इस्तेमाल करोगे। बहुत अरसा हमें एनर्जी मिलती थी फ्रॉम ऑयल, लेकिन इन 2026 जिधर सोलर पैनल्स हर साल सस्ते होते हैं, विंड टर्बाइन्स पूरे डेजर्ट्स में फैली हुई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गैसोलीन गाड़ियों को स्लोली रिप्लेस कर रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि ह्यूमैनिटी को अब ऑयल पीछे छोड़ देना चाहिए? Going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct, you're headed for a climate disaster. And yet every year, governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. गवर्नमेंट्स अब रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशंस की बातें करती हैं, क्लाइमेट टारगेट्स, ऐसा फ्यूचर जिधर बिजली साफ होगी। Yet despite all of these technological advances, हम फिर भी तेल पे फंसे हुए हैं। तेल अभी भी सेंटर है ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमीज। रिसेंट सालों में जो सारी जंगें हुई हैं, यूक्रेन, रशिया, मिडिल ईस्ट, वेनेजुएला की इनफेमस अबडक्शन, इवन अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग, ऑल ऑफ दीज सैंक्शंस, अलायंसेस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब हम ट्रेस बैक कर सकते हैं टू द सेम रिसोर्स जो हमारी जमीन के अंदर है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी इतनी एडवांस कर चुकी है, इन लोगों को क्लियरली फॉसिल फ्यूल्स के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं, तेल फिर भी ग्लोबल डिसीजंस में इतनी पावर क्यों रखता है? इस ऑब्सेशन को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1945 की उस मीटिंग तक सऊदी अरब के पास तेल तो था, लेकिन वो उसको इतने बड़े स्केल पर निकाल नहीं रहे थे। सो अमेरिका जो इंडस्ट्रियल लीडर था, उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी एंड उनकी मदद से सऊदी अरब एक्सपैंडेड इट्स ऑयल प्रोडक्शन। मिडिल ईस्ट स्लोली ग्लोबल पेट्रोलियम इंडस्ट्री का सेंटर बन गया एंड क्रेजी अमीर हो गए सिर्फ तेल की वजह से। एंड वेस्टर्न इकोनॉमीज उन मुल्कों पे और डिपेंडेंट होना शुरू हो गई। एंड ये रोजवेल्ट एंड इब्न सऊद मीटिंग सिंबलाइज के ग्लोबली अलायंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस शेप हो रहे हैं बाय एनर्जी रिसोर्सेज। पर तेल हमारा मेन एनर्जी सोर्स बना ही कैसे, उसके लिए और भी पीछे जाना पड़ेगा। 1959 में एडम ड्रेक ने पहला कमर्शियल ऑयल वेल ड्रिल किया था इन पेंसिल्वेनिया। उस टाइम ऑयल सिर्फ केरोसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता था फॉर लाइटिंग एंड उसने व्हेल ऑयल को रिप्लेस किया। लेकिन असल रेवोल्यूशन तब आई थी जब इंटरनल कंबशन इंजन्स इन्वेंट हुए। गाड़ियां, ट्रक्स, एयरप्लेन्स एंड इवन डीजल पावर्ड शिप से ट्रांसपोर्टेशन इतनी तेज हो गई जो पहले के कोल पावर स्टीम इंजन्स मैच नहीं कर सकते थे। ऑयल में एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इन वेरी सिंपल टर्म्स वो एंशिएंट सनलाइट है, स्टोर्ड इन केमिकल फॉर्म्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बना था जब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लैंकटन एंड एल्गी एंशिएंट ओशंस में रहते थे एंड जब वो मरते थे तो उनके रिमेन सेडिमेंट की लेयर्स के नीचे दबकर ओवर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स हीट एंड प्रेशर की वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल से हाइड्रोकार्बन्स बन गए। वो कार्बन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जिससे क्रूड ऑयल बनता है। इन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल एनर्जी है। जब ऑयल को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन ड्यूरिंग कंबशन। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी बनाते हुए ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एज हीट। इसी हीट को फिर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मैकेनिकल वर्क, जैसे टर्निंग पिस्टन्स ऑफ एन इंजन और स्पिनिंग टर्बाइंस बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा एनर्जी पैक करते हैं इन अ वेरी स्मॉल मास एंड वॉल्यूम। गैसोलीन कंटेन्स अबाउट 44 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी पर केजी। फॉर कंपैरिजन लिथियम आयन बैटरीज में सिर्फ 1 मेगा जूल होता है पर केजी।
40 times less than that of gasoline. No wonder दुनिया EVs में इतना जल्दी शिफ्ट क्यों नहीं हो रही. एंड तेल इसलिए भी बहुत पावरफुल है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट नॉर्मल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इज रियली इजी. अनलाइक कोल जिसको माइन एंड फिजिकली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है इन सॉलिड फॉर्म, और नेचुरल गैस जिसके लिए प्रेशराइज्ड पाइपलाइंस एंड लिक्विफैक्शन चाहिए फॉर शिपिंग. ऑयल को सीधा पाइपलाइन से पंप करके टैंकर्स में डाल सकते हैं वेरी इजीली. लिक्विड स्टेट की वजह से ये ग्लोबली मूव हो सकता है एंड इसी की वजह से वास्ट इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स बन गई, जिसके ऊपर बाकी सब सप्लाई चेन्स बन गई. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस पर एक्सपैंड हो गए, ग्लोबल ट्रेड बढ़ा. मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन चल ही तेल पे रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कीमत एंड स्पीड डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप फ्यूल. एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट इट, लेकिन ऑयल सिर्फ गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होता, एक पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है. ऑयल एक मेजर रॉ मटेरियल है फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक्स, जिससे फिर सब बनता है. सिंथेटिक फाइबर्स जिससे आपके कपड़े बनते हैं, फार्मास्यूटिकल्स आपकी दवाइयाँ, इवन डिटर्जेंट्स एंड काउंटलेस और प्रोडक्ट्स जो हर इंसान रोज इस्तेमाल करता है. इवन प्लास्टिक कंपोनेंट्स जो आपके फोन या कंप्यूटर के अंदर है. द पैकेजिंग जिससे पूरी दुनिया में ट्रेड होता है, सब ऑयल से बना है. सो हम तेल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स वन थिंग, बट देन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग खड़ी ही सारे ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स पर है. एंड देन देयर इज एग्रीकल्चर. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पेट्रोलियम से ही बनते हैं. ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इरिगेशन सिस्टम्स तेल पर चलते हैं. एंड खाना पूरी दुनिया में तेल के इस्तेमाल होने से ही जाता है. पूरी ग्लोबल फूड सप्लाई डीपली कनेक्टेड है टू ऑयल. सो इफ ऑयल स्टॉप्स, आप अपने फूफो के घर भी नहीं जा सकते एंड भूखे भी रहोगे. हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जिस दुनिया में हम आज हैं, मोस्ट ऑफ दिस वाज मेड इन द लास्ट 100 years. उससे पहले हम जो मर्जी कर रहे थे, उसका बहुत छोटा इफेक्ट है ऑन द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे. एंड पिछले 100 सालों में इतना तेजी से प्रोग्रेस किया, इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि किसी ने रुककर ये नहीं सोचा कि वेट, तेल लिमिटेड है, तेल से बहुत नुकसान होता है, तेल को रोक के किसी और चीज पर चलते हैं. That didn't happen. हमने पूरी दुनिया इसी फ्यूल के ऊपर खड़ी कर दी. एंड जब फाउंडेशन को कुछ मसला होता है, you know what happens. एंड जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, you know किस डोमेन से शुरू होती हैं, द मिलिट्री. एंड मिलिट्री में इस रिसोर्स का यूज सबसे ज्यादा है. सब व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, नेवल फ्लीट्स, लॉजिस्टिक सिस्टम सब ऑयल पर डिपेंड करती हैं. वर्ल्ड वॉर 2 में ऑयल फील्ड्स एक मेजर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बन गया था, दोनों एलाइड एंड एक्सेस पावर्स के लिए. नाजी जर्मनी सोवियत यूनियन के ऑयल रिच रीजन्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए तेल चाहिए था. एंड सिमिलरली जापान का भी साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन करने का मेन वजह थी, सरप्राइज सरप्राइज, ऑयल. क्योंकि ऑयल दोनों मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर के लिए इतना जरूरी था. बहुत मुल्कों ने उसी के पीछे आपस में दोस्ती या लड़ाई कर ली ओवर मेनी इयर्स, एंड उसी से जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बन गया. There's this really interesting story. 1990 में एक रात इराकी टैंक्स कुवैत के अंदर घुस गए. Within 48 hours इराक ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया. Now इराक ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया कि पूरी दुनिया ही उनके अगेंस्ट हो जाए? That's because कुवैत के पास एक बहुत वैल्यूएबल चीज थी. You guessed it, oil. बहुत ज्यादा ऑयल. उस टाइम पर कुवैत के पास पूरी दुनिया का 10% ऑयल रिजर्व्स थे. अगर इराक उसको कंट्रोल करे तो फिर इराक के पास पूरी दुनिया का 20% ऑयल होगा. एंड इसी डर से फौरन पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया. 35 कंट्रीज led by America obviously ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया. First, we seek the immediate, unconditional and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait. बहुत बुरी वॉर हुई, पूरी ऑयल फील्ड्स को आग लगा दी गई, सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो जमीन के अंदर थी. एंड इसीलिए डिस्पाइट रिन्यूएबल एनर्जी, डिस्पाइट सोलर एंड विंड, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी हेवीली डिपेंडेंट है ऑन ऑयल. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो चुके हैं स्पेसिफिकली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ऑयल पर ऑपरेट करता है. रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, शिपिंग टर्मिनल्स, फ्यूल स्टेशंस एंड व्हीकल फील्ड्स. इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए एंड डेकेड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स. इसी वजह से इवन दो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा एडवांस कर रही है, हमारा एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम हेवीली रिलाइज ऑन फॉसिल फ्यूल्स टू फंक्शन. पिछले 100 साल से ऑयल हमारे लिए खून की तरह है एंड जो इसको कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है. चैलेंज अब ये है कि तेल को हमने वेपन तो बना लिया है, इसके पीछे बहुत वॉर्स लड़ी हैं. आहिस्ता आहिस्ता हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा तो रहे हैं, बट क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोलर, विंड या हाइड्रो पर बनता है, क्या वो उसी तरह बनेगा जैसे ऑयल का बना है, विद कंट्रीज फाइटिंग ओवर वाटर और एयर इन द फ्यूचर? ये काफी अनसर्टन है, बट व्हाट्स सर्टन इज कि द स्टोरी ऑफ ऑयल इज inseparable from the story of the modern world itself. Please join my community by subscribing to this channel अगर आप इस तरह की optimistic educational story सुनना चाहते हैं. And watch my other videos, आपको वो surely पसंद आएंगी. Thank you so much for watching.